हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे सीटेट के पेपर की, जो कि आपका 31 जनवरी 2021 को हुआ था। तो इसका पेपर 1 to 5th लेवल का प्राइमरी लेवल के पेपर को हम डिस्कस करेंगे, और उसमें भी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र सेगमेंट को। ऐसे ही फिर धीरे धीरे और भी सारे पेपर जो प्रीवियस ईयर में आपके हो चुके हैं, चाहे टेट के हों, सीटेट के हों, और 69,000 शिक्षक भर्ती के हों, 68,500 भर्ती के हों, तो वो सारे हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है वो पता लग जाए, और क्वेश्चन बनते कहाँ से, किस टॉपिक से बनते हैं, और हमें कहाँ से कवर करने हैं। तो ये सब आपको पेपर को देख के, जो कि हो चुके हैं, उनको देख के पता लग जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आता है तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, इसमें से आपको सही ऑप्शन टिक करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। देखिए, मैं जो करेक्ट ऑप्शन है उसी को ही डिस्कस कर रही हूँ, बाकी भी देखते चलेंगे, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वो हम बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए, विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं से मतलब क्या है कि भारतीय समाज के विविध वर्गों, जैसे निर्धन, पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों से है। और एक शिक्षक को कक्षा में ये जो विविध पृष्ठभूमियों के बालक आते हैं यहाँ पे सीखने के लिए, उनको ध्यान में रखकर ही जो है लर्निंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये है, पहला है इसका, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा किसी ऑप्शन को देखिए कि लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, पर लगातार अभ्यास इसका ये सही ऑप्शन नहीं है। इसमें है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, मतलब जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स होते हैं उनको लर्नर के सामने रख के विभिन्न सिचुएशन को क्रिएट करके, और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसकी जो प्रॉब्लम आ रही हैं, डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, उनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को, इसमें ध्यान रखिए क्या नहीं करना चाहिए, ये पूछ रहा है क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये है बी, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। टीचर को व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनानी चाहिए अपनी, कि उसकी प्लानिंग क्या है, आज क्लासरूम में उसको कैसे जाके बच्चों के सामने इंटरैक्ट करना है। फिर टीचिंग एड्स, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए, और संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, टीचिंग अप्रोचेस का भी यूज़ करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, जो कॉम्प्लेक्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हैं, उनको हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। अगला देखिए, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो इसका जो प्रमुख लक्षण है ये है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। सृजनात्मकता से क्या मतलब होता है कि मौलिक चिंतन, नवीन संगठन, व्यवहार और समस्याओं का नवीन ढंग से समाधान एवं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नवीन दृष्टिकोण, यही सृजनात्मकता का लक्षण होता है। और इसमें ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है और रचनात्मक विचार होते हैं, मौलिक चिंतन होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सृजनात्मकता के लक्षण होते हैं। अगला देखिए, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। नेक्स्ट, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। जैसे कि किसी दिए गए क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियां, अगर छात्रों के द्वारा कई प्रकार की त्रुटियां की जाती हैं और टीचर उनको समझ लेता है, तो उनको उनका निराकरण करने का वो कोशिश करता है, समाधान करता है कि इस तरह की त्रुटियां बालकों के द्वारा क्या हो रही, क्यों हो रही हैं, और उनको वो किस तरह से उनको डायग्नोस किया जा सकता है। तो यहाँ पर यही है कि त्रुटियों की समझ जो है वो लर्निंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। अगला देखिए, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो ये है इसका सही आंसर है, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर।
अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा वो शक्ति है जो किसी व्यक्ति को निश्चित उद्देश्य तक पहुंचने हेतु प्रोत्साहित करती है, मतलब मोटिवेट करती है और उसको क्रियाशील रखती है जब तक कि व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो यहाँ पर अधिगम एवं अभिप्रेरणा क्या है? दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगला देखिए शर्मिंदगी। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर इसको देखिए कि क्या इससे रिलेट हो रहा है। तो इसका है कि जो लास्ट ऑप्शन है का शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये इसका सही ऑप्शन है कि इससे क्या होगा कि बच्चे को ऐसा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा और वो जो सीखने की उसकी जो गति है उस पर असर पड़ेगा और उतनी वो इफ़ेक्टिव लर्निंग नहीं कर पाएगा। अगला देखिए, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या होता है? इसका सही ऑप्शन है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो अधिगम क्या है? एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो बालक के जन्म से और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। तो अधिगम का जो संरचनात्मक विचार होता है ये कि ज्ञान की संरचना में बच्चे की जो सक्रिय भूमिका, जो एक्टिव मॉडल, उसका एक्टिव रोल मॉडल होता है, वो इसको दर्शाता है। ठीक है। अगला देखिए, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो इसका सही ऑप्शन है योग्यता सुधार्य है। तो देखा फ्रेंड्स, आप लोग ये देख रहे हैं कि सीटेट का जो है लेवल किस तरह का है, इसमें जो क्वेश्चंस के पैटर्न है वो किस तरह और टीईटी के थोड़े डिफरेंट होते हैं। टीईटी का भी हम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका योग्यता सुधार्य है कि टीचर के द्वारा जो छात्रों की जो कमियां हैं उनको सुधारा जा सकता है, उनमें एबिलिटीज़ को डेवलप किया जा सकता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो इसमें कौन सा है? इसका सही है अन्वेषण और संवाद। मतलब जो टीचिंग प्रोसेस होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, इसमें क्लासरूम में टीचर और लर्नर के बीच में इंटरेक्शन जरूर होना चाहिए और कम्युनिकेशन बराबर होना चाहिए, तभी वो इफ़ेक्टिव टीचिंग होती है। अगला देखिए, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, कब होती है? जब ये है, देखिए ये सारे ऑप्शन सही हैं, बस इसका जो ये सी ऑप्शन है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, तो ये ठीक नहीं है। बाकी सभी सही हैं कि अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो और विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए, ये सब जो है प्रभावशाली अधिगम को, और वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। मतलब मोटिवेशन भी होना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो खुद नहीं तैयार होगा सीखने के लिए तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए इसका कठिनाई का स्तर होगा जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। नेक्स्ट देखिए, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो अधिगम की जो सर्वोत्तम अवस्था है वो है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, उसको कोई भय कोई डर नहीं होना चाहिए, तभी वो खुल के अपनी बात को टीचर के सामने रख सकता है और सीखने के लिए प्रेरित होगा। उसको कोई डर नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा, कोई ऐसे अनुशासन मतलब दमनात्मक अनुशासन नहीं होगा और वहाँ पे वो खुल के अपनी बात को रख सकता है, अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकता है। तो ये इसका सही ऑप्शन हुआ कि संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। नेक्स्ट देखिए, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो इसका सही है, ये तो आपको पता ही है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है इसमें आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का ही योगदान होता है। आनुवंशिकता द्वारा वंशानुगत गुणों को हस्तांतरित किया जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी, और वातावरण के कारण बालकों का कई जैसे विकास के कई आयाम होते हैं, कई पक्ष होते हैं, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, मानसिक, है ना। तो ये सारे लक्षण, ये सारी जो है डेवलपमेंट सभी दिशाओं में होता है। अगला देखिए 15, ये है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। तो वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह की व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है स्वतः नियमन, ये जो है इनका एक सिद्धांत था। तो इस कार्य के दौरान अगर सायना स्वयं से बात करना कि वो अपने कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है, ऐसा वो सोच रही है, तो ये क्या दिखाता है कि
वो अपने आप अपनी जो है दिशा निर्धारण कर रही है, अपनी प्लानिंग खुद कर रही है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे कैसे करना है। तो ये लेव वाइगोत्स्की का स्वतः नियम का सिद्धांत दर्शाता है। देखिए वाइगोत्स्की का सवाल भी आ गया। अगला देखिए, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। कि मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक इवेल्युएशन, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों और सीखने के अनुभवों के लिए जो विधियाँ और जो टेक्निक्स और टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ तक कितने जो है कितने उसके लिए फ़ायदेमंद हैं, उनसे उनको लाभ किस तरह पहुँच रहा है। तो इस तरह इनका जो है विद्यार्थियों की ज़रूरतों और आवश्यकताओं को पहचान करना हो जाएगा कि मूल्यांकन के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि ये कहाँ तक उनके लिए लाभदायक है, कैसे उनको सीखने में ये लाभ पहुँचा रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए 17 क्वेश्चन। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। इसमें भी देखिए वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या होगी? इनमें से देखिए सही जो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो ये भी वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार है। ठीक है, अगला देखिए, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। ये देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन, अब आपको यहाँ पे बताना है कि ये कथन क्या दर्शाता है। तो यह कथन, इसका देखिए सही ऑप्शन क्या है? ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? यहाँ पर इसका सही ऑप्शन देखिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। तो जो प्रगतिशील शिक्षा होती है पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के विकल्प के रूप में उभर कर आई है। इसका जो एकमात्र उद्देश्य है कि वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों का समग्र विकास किस प्रकार किया जाए। तो यही प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य है। और इसको जो किसने विकसित किया था? इसके थे अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी। इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा को इसका जो है प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो ये हो गया प्रगतिशील शिक्षा। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप आज यहाँ खाली क्वेश्चन का पैटर्न देखिए। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट देखिए, लॉरेंस गोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे से स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए गोहलबर्ग की तीन उन्हें सिद्धांत बताए थे, नैतिक विकास के 3 सिद्धांत बताए थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा प्रथागत, तो कन्वेंशनल। ठीक है, अगला देखिए 21 है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये है, इसमें सही ऑप्शन इसका है सी, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का प्रथम। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो बच्चे का जब जन्म होता है तो वो परिवार में ही अपना अधिकतर समय बिताता है। उसके बाद उसका दायरा बढ़ता है, धीरे धीरे विद्यालय, समुदाय, समाज, इन सबके वो संपर्क में आता है। तो यहाँ पर प्राथमिक जो कारक है वो क्या है? परिवार हो गया, और बाकी सब द्वितीयक कारक है। ठीक है, अगला देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ये इसका सही ऑप्शन है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुकारकी होता है, ऐसा इन्होंने कहा था, और प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। तो गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि को बताया था, जैसे इनमें से बहुत तरह की थी, भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, इस तरह से उन्होंने कई एक बुद्धियों को डिस्ट्रीब्यूट किया था। ये हम आपको इंटेलिजेंस वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ फ्रेंड, तो ये देखिए 23 जो है क्वेश्चन है जीन पियाजे का। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है विचार और सोच में केंद्रीकरण। ये इसका सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो इसमें जो है इन्होंने विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था। ये मैं
प्रीवियस जो पहले हम वीडियो डाल चुके हैं वहाँ पे मैं बता चुकी हूँ जीन पियाजे के सिद्धांत, और इसमें जो उन्होंने टर्म्स यूज़ किए थे बहुत सारे, स्कीमा, स्कीम्स, ये सब मैंने दूसरी वीडियो में डाले हैं जीन पियाजे की, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे डिटेल में समझाया गया है। तो इन्होंने 4 स्टेज बताई थी, इंद्रियजनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें अलग अलग इन स्टेज में गुण भी बताए थे कि किसमें कौन सी क्वालिटीज़ डेवलप होती है। ठीक है, अगला देखिए, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही है, विकास बहुआयामी होता है। क्या होता है, विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो गर्भधारण अवस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। तो विकास की प्रक्रिया में बालक के कई पक्षों में विकास होता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक, चारित्रिक, इस तरह से कई पक्षों में इनका विकास होता है। तो ये विकास की प्रक्रिया क्या हुई, बहुआयामी हुई। अगला देखिए, लेव वाइगोत्स्की। देखिए वाइगोत्स्की से कितने 3-4 सवाल आ गए हैं। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है, यहाँ पर आपको खाली जगह में भरना है। तो ये है सांस्कृतिक उपकरणों में। तो इन्होंने क्या था, इनकी जो थ्योरी थी सोशियो कल्चरल थ्योरी थी, और इन्होंने जो वाइगोत्स्की के 3 इन्होंने स्तर बताए थे, वो भी मैंने वाइगोत्स्की के उसमें वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप वहाँ देख लेना। उसमें कौन कौन से थे, वास्तविक विकास के स्तर, संभाव्य विकास के स्तर और समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ZPD। तो ये वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। यहाँ से कितने क्वेश्चन तो इसी पेपर में आ गए। अगला देखिए 26 है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं। तो इसमें आपको देखिए, अगर जीन पियाजे की थ्योरी में आपने अगर टर्म्स पढ़ लिए तो आप इसको बिल्कुल कर लेंगे, है ना। तो विकास का समीपस्थ क्षेत्र, ये तो हमने पढ़ा वाइगोत्स्की का है। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या है, स्कीमा। इन्होंने, जीन पियाजे ने अपने उसमें स्कीमा शब्द को बताया था, डिफाइन किया था। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा मानसिक संक्रिया से संबंधित वो मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। तो इन्होंने कई एक टर्म्स बताए थे, स्कीमा, स्कीम्स और क्या कहते हैं, साम्य धारण, अनुकूलन, डिसेंटरिंग, इस तरह से कई एक टर्म्स बताए थे, और वो मैंने सारे डिस्कस किए हैं। तो आप लोग वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक समावेशी कक्षा में होना चाहिए, किस पर जोर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो है बी ऑप्शन है, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। तो यहाँ पर है हर बच्चे के सामर्थ्य को। समावेशी शिक्षा से मतलब ही है समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं। तो इसलिए समावेशी कक्षा में प्रत्येक बच्चे के सामर्थ्य को अधिक करने के लिए, उसको मतलब हर तरह से सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं। तो यही होता है समावेशी शिक्षा का मतलब। ठीक है, अगला देखिए 28 है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तो यहाँ पे शारीरिक दिव्यांग शब्द को कहा गया है। अगला देखिए 29 क्वेश्चन है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा बिल्कुल सोचना नहीं है, ये तो आपको बिल्कुल पता है कि सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से किशोरावस्था तक उसका जो है डेवलपमेंट बराबर होता रहता है। नवजात शिशु क्या होता है, सभी मानसिक क्रियाएं अपनी इंद्रिय जनित ग्रामक क्रियाओं के द्वारा करके दिखाता है। फिर जैसे बच्चा जब भूख लगता है तो उसको क्या है, वो रोता है, हाथ पैर चलाता है ना। इस तरह से फिर धीरे धीरे उसमें मूर्त और अमूर्त ये सब क्रियाएं डेवलप होती हैं। तो इस तरह धीरे धीरे विकास का क्रम आगे बढ़ता जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसका है बी ऑप्शन। यहाँ पर ये देखिए, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, इसमें क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण रूप से देखा जाना चाहिए कि क्योंकि
जो हर बालक है, जो हर लर्नर है, वो अपने आप में इंडिविजुअल होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है, उसकी अपनी अपनी योग्यताएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं। तो इनको क्या है, प्रगतिशील कक्षा में इन्हीं विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर वहाँ पे सिखाया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने इस पेपर को इस तरह मतलब जो साइको का पार्ट था ये देखा है। इसी तरह से ईवीएस का, हिंदी का, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे, और टीईटी के भी पेपर प्रीवियस ईयर के आपको लाऊंगी मैं, डिस्कस करेंगे वो भी हम यहाँ पर। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ गया तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, और चैनल पे हमारे बने रहिए। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करिए, ताकि वहाँ पे मैं इसकी PDF सारी दे दूँगी, पेपर जो प्रीवियस ईयर के हैं और नोट्स वगैरह वहाँ पे हम दे देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।